हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मांशु दिस साइड। सो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज न्यूक्लियाई। अभी तक हमने डुअल नेचर मॉडर्न फिजिक्स में कवर कर लिया है एंड वी हैव आल्सो कवर्ड एटम्स। ठीक है, वहाँ की जो भी वीडियोस हैं और प्लेलिस्ट है वो आप इसमें मतलब जो भी वीडियोस है इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं प्रीवियसली। ठीक है, सो फाइनली वी आर हियर टुडे विद न्यूक्लियाई। एंड मॉडर्न फिजिक्स में डेवलपमेंट शुरू हुई सबसे पहले एटम से लेके फिर न्यूक्लियाई, डुअल नेचर। तो आज हमें न्यूक्लियर डिस्कस करना है और न्यूक्लियर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपके सिलेबस में जो 12th बोर्ड के पर्सपेक्टिव से वो बहुत ही शॉर्ट रखा गया है। वैसे ये अपनी एक स्पेशल ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स फिजिक्स की, जहाँ पर हम डिटेल में न्यूक्लियाई और पार्टिकलों के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, दैट इज सेपरेट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। बट टुडे हमें सिर्फ बहुत छोटी छोटी चीज़ों को और बड़ा बेसिक तरीके से आपको न्यूक्लियर एक्सप्लेन करना है, नॉट इन मच डिटेल, क्योंकि मच डिटेल में आपके सिलेबस में दिया ही नहीं गया। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी वगैरह सब कुछ हटा दिया गया, अल्फा बीटा गामा डिकेज, ये जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हुआ करते थे ये भी हटा दिए गए हैं। सो इन दिस लेक्चर वी आर ओनली हियर टू डिस्कस about some basic things about nuclei and also the basic properties of nuclear forces। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई दिखा देता हूँ। ये अपना न्यूक्लियस है which is highly dense, contains all mass and positive charge which you already know। ठीक है, क्लियर। नाउ इस न्यूक्लियस का जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं, एक्स, जेड और ए। ठीक है, जहां पर एक्स आपका कोई भी न्यूक्लियाई हो सकता है। सो एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई, तो ये एक्स कोई भी न्यूक्लियाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कार्बन की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जेड क्या है, जेड इज योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज एटॉमिक नंबर। और ए क्या है, आपका टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज मास नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होता है, 6। और इसका मास नंबर कितना होता है, 12। दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, दैट इज 12 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 6। सो ये काफी बेसिक बात है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियाई वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर एंड ए इज मास नंबर। कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन भी बता देते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन इसी के बराबर लगभग 1.65 इंटू 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सभी जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस की, कि कितने प्रकार के न्यूक्लियाई है ना। तो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके आइसोटोप्स, एक होते हैं आपके आइसोबार्स और एक होते हैं आपके आइसोटोन्स। ठीक, एक एक करके डिस्कस करते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है आर नोन एज आइसोटोप्स। सो दे हैव सेम atomic number but different mass number। एग्जाम्पल हो गया 1H1, 1H2 एंड 1H3। ठीक है, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, और ले सकते हैं कार्बन C612, C613, C614। These are different isotopes of carbon। ठीक है, क्लियर। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। नाउ टॉकिंग अबाउट आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं,
they have same mass number but different atomic number. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें C614 और 7N14, अब देखो दोनों का मास नंबर क्या है 14 है, बट एक का एटॉमिक नंबर 6, एक का एटॉमिक नंबर 7. ठीक, आइसोटोन्स क्या होते हैं? दीज आर द nuclei having same number of neutrons but different atomic number. ठीक है, तो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं. एग्जाम्पल है आपका आइसोटोन का एग्जाम्पल देते हैं 5B11 और 6C12. अब देखो दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, बट अगर न्यूट्रॉन नंबर की बात करूं तो इसके पास भी कितने न्यूट्रॉन है 6, और इसके पास भी कितने न्यूट्रॉन है 6. तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स. ठीक है, तो the members of the members of nucleus combined together is called as a family of nucleons. ठीक है, तो न्यूक्लियस के जितने भी मेंबर्स हैं दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन्हें कंबाइंड टुगेदर, इन्हें एक साथ क्या बोला जाता है? इनका सिंगल नाम क्या है? न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, क्लियर? जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की तरह ही न्यूक्लियॉन्स भी अपने न्यूक्लियॉन्स आर ऑल्सो फर्मियॉन्स. फर्मियॉन्स क्या होते हैं? जिनका हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है, दैट इज दे हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन. तो स्पिन क्वांटम नंबर एस कितना है इनका? हाफ. ठीक है, देयरफॉर दे ऑल्सो फॉलो Pauli's exclusion principle. और इसी के ऊपर बेस्ड है आपका न्यूक्लियर शेल मॉडल. ठीक है, जो आपको यहाँ पढ़ने को नहीं मिलेगा, फर्दर जब आप कभी ग्रेजुएशन करेंगे बीएससी और एमएससी में, आप न्यूक्लियर शेल मॉडल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, तो वहाँ पर आपको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से ही फर्मियॉन्स को पुट करना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर? So this was all basic things about nucleus, representation of nucleus, types of nuclei and some basic information. अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं some properties of nucleus. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी न्यूक्लियर शेप. कैसा शेप है भाई न्यूक्लियस का? किसी ने देखा तो है नहीं कैसा है. ठीक है, तो प्रिडिक्ट ही करना है. न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी जानना या पता लगाना ऐसा है कि जैसे 5 अंधे लोग हैं, उन्होंने हाथ में भाला पकड़ रखा है और वो हाथी को पोक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जानने की कि कौन सा पार्ट क्या है, कि कहाँ पर पूंछ है. तो उनके हाथ में आइडिया लगा, कुछ लंबा सा महसूस हुआ तो उन्होंने कहा पूंछ हो गई. ठीक है,
पेट में हाथ मारा उन्होंने तो कहा कि पेट में भाला मार के पता लगा क्यों नहीं किया तो पेट हो गया। तो हमें न्यूक्लियस के बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं क्योंकि हमें दिखता नहीं है, तो हम सिर्फ आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स की क्या क्या न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो ऐसे ही हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, समझते हैं, कुछ सही निकलती हैं और कुछ ओवर द टाइम गलत हो जाती हैं। ठीक है, सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स मतलब साइंस जो न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि बहुत मुश्किल है न्यूक्लियस को देख पाना या उसे महसूस कर पाना। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज स्टडी करना है वो जस्ट लाइक जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया उसकी तरह। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियर शेप की बात करें तो न्यूक्लियस का शेप होता है ऑलमोस्ट स्फेरिकल विद 10% डेविएशन। अब एक और बात जो आपको जाननी जरूरी है कि मैंने स्फेरिकल शेप तो बोला बट इसका रेडियस परफेक्टली डिफाइंड है नहीं। कहाँ तक न्यूक्लियस की बाउंड्री है ये परफेक्टली डिफाइंड नहीं है कि ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ तक न्यूक्लियस की बाउंड्री है। एक तो वैसी साइज का है, बहुत छोटा है, तो उस साइज में बाउंड्री डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि न्यूक्लियस कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो हमेशा डेविएशन की बात की जाएगी कि कितना डेविएशन है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर साइज की। शेप तो पता लगा लिया कैसा है, स्फेरिकल। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। मतलब मास नंबर जितना बड़ा होगा न्यूक्लियस का साइज भी उतना ही बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना ले सकते हैं हम, 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, या ऐसा ले सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए। ठीक है, तो v 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का कोई कांस्टेंट ले लेते हैं k टाइम से, तो आर क्यूब आ गया यहाँ से 3k/4 पाई और a। तो r की वैल्यू आ गई आपके पास 3k/4 पाई इंटू a, इसकी पावर भी 1/3 और इसकी पावर भी 1/3, क्यूब रूट ले लिया मैंने दोनों साइड। ठीक है, तो ये सब तो कांस्टेंट है, तो r आया r0 a की पावर 1/3। ठीक है, क्लियर। तो r comes out to be r0 a की पावर 1/3, that is r is directly proportional to a की पावर 1/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ध्यान रखने के लिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में। ठीक है, अगर r0 की बात करूं तो ये लगभग आता है 1.2 फर्मी। ठीक है, तो न्यूक्लियस का साइज किस में नापते हैं, फर्मी में। फर्मी मीन्स 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो बहुत ही छोटा है न्यूक्लियस, बहुत ही छोटा, 10⁻⁻15। ठीक है, एटम के हिसाब से कितना छोटा है, देखो एटम का साइज कितना है, एटॉमिक साइज है 10⁻⁻10 मीटर और न्यूक्लियर साइज है 10⁻⁻15 मीटर। दिस इज साइज ऑफ एटम एंड दिस इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, तो न्यूक्लियस is 10⁵ times smaller than atom। ठीक, रेडियस 10⁵ टाइम्स स्मॉलर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में, कितनी ज्यादा है। देखिए सबको पता है कि न्यूक्लियस इज हाईली डेंस, न्यूक्लियस इज हाईली डेंस। सबसे पहले निकालते हैं हम नंबर डेंसिटी। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज ए, मास नंबर ए, और वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, तो ए अपॉन 4/3 पाई। अब आर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, आर कितना आया था, आर आया था r0 a की पावर 1/3। ठीक है, तो आर आया था आपके पास r0 a की पावर 1/3। इसका क्या करना है अपन को, होल क्यूब। तो यहाँ से आया a
अपॉन 4/3 पाई R0 का क्यूब और ए से ए कैंसल, तो डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी आई अपने पास, देखिए ये 3 ऊपर चले जाएगा, 3/4 पाई R0 होता है 1.2 फर्मी की होल पावर माइनस की होल पावर 3। ठीक, क्लियर, ठीक हो गया। अब इसमें से सब कुछ कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, 1.2 कांस्टेंट, फर्मी कांस्टेंट। तो इन सब कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद मेरे को नंबर डेंसिटी जो मिलेगी न्यूक्लियस की, दैट विल कम आउट टू बी रफली 10 टू द पावर 45 या फिर 44 न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब। मतलब समझो इस बात को कि अगर मैं 1 मीटर बड़ा क्यूब लूँ, ठीक है, जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, हाइट भी 1 मीटर हो और ब्रेड्थ भी 1 मीटर हो, तो उस क्यूब के अंदर अगर मैं न्यूक्लियस की डेंसिटी को इमेजिन करना चाहूँ तो कितने न्यूक्लियॉन्स फिल करने पड़ेंगे मुझे, 10 टू द पावर 44, विच इज वेरी 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 लार्ज नंबर। इतने सारे न्यूक्लियॉन्स सोचो जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ उस रूम में फिट करने हैं मेरे को, ठीक है, तो ये हाईली हाईली डेंस है। क्लियर, ऐसा सोचो कि अगर हमारे उत्तराखंड शहर की पॉपुलेशन मैं इस रूम के अंदर फिट कर दूं, तो इतना डेंस है एक न्यूक्लियस कंपेयर टू द एटम। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब मास डेंसिटी भी निकाल देते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर एक नोट करके बात लिखना जो पेपरों में अक्सर पूछी जाती है असर्शन रीजन में या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, कि द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ठीक है, क्लियर, मास नंबर पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, दैट इज मास नंबर, कहीं मास नंबर आया नहीं, मतलब सबके लिए न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है, सेम। तो पेपर में क्वेश्चन कैसा देगा कि एक कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, इतने इतने इसके पास प्रोटॉन है, इसके पास इतने न्यूट्रॉन है, तो बताओ कि इसका कार्बन के न्यूक्लियर डेंसिटी और ऑक्सीजन की न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये मास नंबर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो न्यूक्लियर रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। क्लियर। नाउ बात करते हैं मास डेंसिटी की। तो नंबर डेंसिटी अपने पास आई गई है, नंबर डेंसिटी कितनी आई, 10 टू द पावर 44 न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं मास ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियॉन। सिंगल न्यूक्लियॉन एक प्रोटॉन का मास ले लेते हैं 1.65 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अब ये हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब, तो ये हो गई मास डेंसिटी। ठीक है, तो इसे इसमें से माइनस करोगे अगर पावर को, तो ये आएगा तुम्हारा 14 और 13 44 लगभग 10 टू द पावर 17 के आसपास आता है। ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी लगभग 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। हमने न्यूक्लियस के साइज के बारे में बात कर ली, शेप के बारे में बात कर ली और न्यूक्लियस डेंसिटी के बारे में बात कर ली। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम छेड़ेंगे दैट वुड बी न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या है। अब न्यूक्लियस के अंदर देखो बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ रहते हैं, और प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में क्या है, कूलम्बिक रिपल्शन है। इसके बावजूद वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसने न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स को आपस में बाइंड करके रखा हुआ है, उसी फोर्स का नाम क्या है, न्यूक्लियर फोर्स, एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। अभी तक आप लोग सोचते होंगे कि दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स या यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स है, क्योंकि मासेस मूव कर रहे हैं, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, गैलेक्सी मूव कर रही है, और ये सब का संरचना सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर ही है। बट उससे भी बड़ी फोर्स और उससे भी स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी होती है, न्यूक्लियर फोर्स। इनफैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है आपकी न्यूक्लियर फोर्स। और उसके बाद जो फोर्स न्यूक्लियर फोर्स के बाद आती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरे नंबर पे आती है आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, और चौथे नंबर पे आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके कारण से प्लैनेटरी मूवमेंट होता है, टाइड्स आते हैं, मून का मोशन है, सैटेलाइट्स का मोशन है,
इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, वेयर एज न्यूक्लियर फोर्स जो बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे लग रही है और बहुत ही कम जगह पर लग रही है, वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है। ठीक है, क्लियर। तो पहला पॉइंट यही है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है, ये नेचर की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। सेकंड, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये कोई भेदभाव नहीं करती कि आपके पास चार्ज है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, और दो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में सेम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स लगता है, क्योंकि ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता। बाकी जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज, बट न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द चार्ज। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, दैट इज it is same for a pair of proton proton, pp से लिख दिखा देते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। थर्ड बात, इट इज शॉर्ट रेंज्ड। ठीक है, दैट इज इट कैन एग्जिस्ट अप टू few Fermi. It is the reason why binding energy, जो कि आगे आएगा, for heavier nuclei becomes constant due to saturation of nuclear force। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे लगती है, इसीलिए जैसे एक एटम का साइज, सॉरी न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है, तो बड़े होने के साथ साथ एक न्यूक्लियन से दूसरे पेरिफेरी सरफेस वाले न्यूक्लियन के बीच की दूरी भी क्या हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। तो फाइनली ऐसा होता है कि ये जो सेंटर वाला न्यूक्लियाई है या न्यूक्लियन है, ये सरफेस वाले न्यूक्लियन पे कोई फोर्स लगा ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है बहुत ही शॉर्ट रेंज है, मतलब ऐसा समझे कि अपने पड़ोसी पे ही फोर्स लगाती है, जो आसपास के नियरिंग नेबर है ना, नियरेस्ट नेबर्स हैं, उन्हीं पे फोर्स लगाती है, बल्कि एक दूर जो पेरीफेरी बाउंड्री पे पड़ा है उस पे न्यूक्लियर फोर्स कोई भी अपना मतलब इंटरेक्शन या फिर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, क्लियर। तो ये इट ओनली एग्जिस्ट इन इट्स नियरेस्ट नेबर। इसी कारण से जैसे जैसे न्यूक्लियर बड़ा होता जाता है, तो ये जो सेंटर वाला न्यूक्लियन है और ये जो सरफेस वाला न्यूक्लियन है, इनके बीच की इंटरेक्शन खत्म हो जाती है, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्लियर। 3, चौथा पॉइंट, इट इज स्पिन डिपेंडेंट। ये स्पिन पर डिपेंड करती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट, इट इज नॉन सेंट्रल। अब जितनी भी आपने फोर्सेस पढ़ी है नेचर की, कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कैसी होती है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स रेडियस के अलोंग लगती है और सेंटर की तरफ लगती है, बट न्यूक्लियर फोर्स में ऐसा कुछ है नहीं, इट डजंट हैव सेंट्रल नेचर। ठीक है, इट इज नॉन सेंट्रल इन नेचर। क्लियर। ठीक, चलो, तो ये हमने डिस्कस करी प्रॉपर्टीज किसकी, न्यूक्लियर फोर्सेस की। ठीक है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। थोड़ी बहुत बातें जानी, ये कंप्लीट नहीं है, बट आपके सिलेबस में और आपके रिक्वायरमेंट में सिर्फ इतना ही है, नहीं तो इसमें काफ़ी पॉइंट्स है, वेलोसिटी डिपेंडेंट, टेंसर डिपेंडेंट, वो बातें आपको अभी हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपकी समझ के थोड़ी सी बाहर चले जाएंगी। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपन मास डिफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज
मास डिफेक्ट। अब क्या होता है मास डिफेक्ट और क्यों होता है मास डिफेक्ट? ठीक है, मास डिफेक्ट होता क्या है, पाया गया कि ये जो न्यूक्लियॉन्स है, कोई भी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियॉन से मिलके बना होगा, जैसे कार्बन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन से मिलके बना है। तो जब हमने न्यूक्लियॉन्स का इंडिविजुअल मास वे करा तो ये थोड़ा सा ज्यादा आया न्यूक्लियस के मास से। ठीक है, दैट इज द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन द मास ऑफ न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि भाई मास तो कंजर्व्ड है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग चले तो जितना मास न्यूक्लियस का है उतना ही मास किसका होना चाहिए, न्यूक्लियॉन्स का। तो ये जो मास गायब हुआ ये कैसे हो गया, इट हैज फेल्ड द लॉज ऑफ नेचर, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बट एक्चुअली में आइंस्टाइन ने अपने एनर्जी मास इक्विवेलेंस में पहले ही स्टेट करके रखा है दैट energy can be converted into mass and mass can be converted into energy by his famous formula E equals to mc square। तो ये जो मास गायब हुआ ना, या ये जो मास कम हुआ, ये मास कहाँ कम हुआ, दिस मास गॉट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दिस मास एक्ट्स एज बाइंडिंग एनर्जी। तो यहीं से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे बाइंडिंग एनर्जी का। ये जो मास गायब हुआ, इस मास ने ही इन न्यूक्लियॉन्स को एक छोटे से कॉम्पैक्ट हाईली डेंस स्टेट में बाइंड करके रखा है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो मास डिफेक्ट क्या है, देखो मैं डायग्राम से समझाता हूं। तो ये अपना तराजू था, ठीक है। एक तरफ रखेंगे न्यूक्लियॉन का मास और एक तरफ रखेंगे न्यूक्लियस का मास। तो ये अपन ने रखा न्यूक्लियस। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कार्बन। तो ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज कार्बन न्यूक्लियस। और इस वाले तराजू में रखेंगे न्यूक्लियॉन्स। तो 6 हो गए प्रोटॉन्स प्लस 6 हो गए न्यूट्रॉन्स। तो पाया गया ये 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स का जो मास है, इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन द मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस, जिस जो इनसे मिलके बना है, इन्हीं को मिला के तो कार्बन का न्यूक्लियस बना है। पर इसका मास क्या आ गया, कम, और इनका मास क्या आ गया, ज्यादा। सो ये तराजू इस तरफ झुक जाएगा, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन द मास ऑफ न्यूक्लियस। और यही मास का गायब होना या मास में डिफेक्ट आना, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मास डिफेक्ट। ठीक है, सो द डिफरेंस in masses of the nucleus and its constituent nucleons is called as mass defect। तो डेल्टा एम दैट इज मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मास डिफेक्ट। ठीक है, क्लियर, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का मास न्यूक्लियस के मास से क्या है, ज्यादा। ठीक है, इसी के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, तो अभी अभी हमने देखा कि पाया गया कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो ये कहां गायब हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मास तो गायब हो नहीं सकता, देन मास हैज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास किस में कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी में। तो अगर इस इक्वेशन को मेरे को बैलेंस करना है तो इस साइड एक एक्स्ट्रा टर्म लानी पड़ेगी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो अब क्या हो गया, ये इक्वेशन इक्वल हो गई, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू द मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियॉन्स।
तो ये जो मास डिफेक्ट आया था, ये डेल्टा एम, वो किसके बराबर था? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को उधर ले जा लूं तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि एनर्जी मास के फॉर्म में आ नहीं सकती, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सी स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई? डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहां पर आपका डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, एनर्जी मास इक्विवेलेंस बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें बाइंडिंग एनर्जी कितनी मिली? डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करूं, सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी with which the nucleons are bounded in a small region, जिसको क्या कहा जाता है? कॉल्ड एज न्यूक्लियस। या फिर एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ऑल द न्यूक्लियॉन्स गेट्स separated from their constituent nucleus। ठीक है, तो अगर आसान शब्दों में समझे तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जिससे सारे न्यूक्लियॉन्स एक छोटे से कॉम्पैक्ट स्पेस में मिलकर रहते हैं। उस स्पेस में उस एनर्जी को ही क्या कहा जाता है? बाइंडिंग एनर्जी। या ऐसा कह सकता हूँ कि सब ये सारे न्यूक्लियॉन्स, फैमिली मेंबर्स अलग अलग हो जाएंगे, तो उस समय जितनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। दोनों ही डेफिनेशन अपनी अपनी जगह पर सही है, बस पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। ठीक है, क्लियर? तो इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट ऐसा हुआ कि लोगों ने समझा कि हम हर किसी को स्टेबिलिटी अचीव करने का शौक है। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ हर कोई जाना चाहता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो। सो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इसकी कई समय तक साइंटिस्ट में दौड़ थी कि कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब इसका कोई एक फिक्स पैमाना नहीं है। ठीक है, तो पहला पैमाना होता है N/Z कर्व, दैट N/Z रेशियो से हम एक्सप्लेन करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, कई सारे मॉडल्स बने टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। और इसके बाद फाइनली लोगों को लगा कि बाइंडिंग एनर्जी, साइंटिस्ट को लगा दैट बाइंडिंग एनर्जी मस्ट बी द क्राइटेरिया फॉर क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। पर उन्होंने पाया कि अगर ऐसा था तो जितने अपने बड़े बड़े न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा थी, तो उनका क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। बट एक्चुअली में नेचर में क्या होता है कि जैसे अपना बड़ा सा न्यूक्लियाई है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये तो हाईली अनस्टेबल है। तो यहाँ पर इनकी थ्योरी फेल हो गई कि मोर द बाइंडिंग एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। तो इस कॉन्सेप्ट को फाइनली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाई गई और कहा गया कि दैट बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी, रादर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अब बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में क्या फर्क है? देखो, बाइंडिंग एनर्जी है द टोटल एनर्जी विद ऑल द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ऑन द अदर हैंड बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन न्यूक्लियॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब एक न्यूक्लियस को निकालने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और अगर सारे ही न्यूक्लियॉन्स को निकाल दोगे तब जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बिकेम द
अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, और उसी के लिए एक ग्राफ भी प्लॉट किया गया जो अब हम फर्दर वीडियो में अभी आगे देखेंगे। ठीक है, क्लियर? तो बाइंडिंग एनर्जी हमने कवर कर लिया है। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कैन बी explained on the basis of n by z रेशियो। ठीक है, तो n by z रेशियो के बेसिस पर भी हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कैसे, देखो मैं समझाता हूँ, पर ये पूरी तरीके से आपके सिलेबस में नहीं है, स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। तो इस तरफ हमने प्लॉट करे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इस तरफ हमने प्लॉट करे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इससे थोड़ा सा हल्का सा इधर और हल्का सा इधर। यहां पर जितने भी न्यूक्लियाई लाई करते हैं इस रीजन को कहा जाता है जोन ऑफ स्टेबिलिटी। तो पाया गया फॉर द न्यूक्लियाई which have n by z ratio between 1 to 1.33 lie in the zone of stability। मतलब ये न्यूक्लियस स्टेबल है, बाकी इसके अलावा अनस्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोशिश करूँ एग्जाम्पल देने की, तो जैसे 1H3, इसका अगर n by z रेशियो लूँ मैं अगर, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 2 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 1, तो n by z रेशियो आ गया 2, दैट मीन्स इट इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, जैसे मैं C612 कार्बन की बात करूं, तो n by z रेशियो अगर मैं लूं तो इसमें कितना है 1:1, दैट मीन्स हाईली स्टेबल। ठीक है, तो ऐसे n by z रेशियो से हम एक क्राइटेरिया है फॉर एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी। ठीक, जैसे C614 लेंगे तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है कार्बन का आइसोटोप, 14 और 6। अगर मैं डिवाइड करने की 8 और 6 है ना, 8 न्यूट्रॉन्स है इसमें और 6 प्रोटॉन है। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये कितना आएगा 1.233, तो ये एग्जैक्टली 1.33 के आसपास है। इससे जैसे ही ज़्यादा होगा तो ये क्या होने लगेगा, जोन ऑफ अनस्टेबिलिटी में लाई करेंगे। अब देखो, मान लो कि कोई न्यूक्लियाई जोन ऑफ अनस्टेबिलिटी में है, तो वो क्या करेगा, अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या करेगा, जो उस पर एक्स्ट्रा होगा उसे बाहर निकालेगा। मान लो उस पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, तो कैसे ना कैसे अपने न्यूट्रॉन की संख्या को क्या करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। मान लो उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, सच दैट उसका ये रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कम करने की कोशिश करेगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि कोई न्यूक्लियाई इस रीजन में लाई करना है, तो डेफिनेटली ये वो लाइन है जिस लाइन के अलॉन्ग n by z कितना है 1, मतलब इस लाइन के अलॉन्ग सारे न्यूक्लियाई का वो सारे न्यूक्लियाई जिनके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है सेम। पर जैसे इधर ऊपर जाओगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, यूरेनियम 92 और 238, इस एग्जाम्पल को देखो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें Z 92 और n बात करो तो ये कितना आएगा 146। अब अगर तुम देखो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर हैवी, मतलब ज़्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि मेरा कैसे ना कैसे एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो, प्रोटॉन में, ताकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो जाए और प्रोटॉन्स बढ़ जाए। तो यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं ये एक न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव डीके से गुजरते हैं, जिसको कहते हैं बीटा डीके। क्या कहते हैं इसे,
बीटा डीके, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर इन्फॉर्मेशन, फॉर लर्निंग मैं इसे समझाता हूँ थोड़ा सा। तो एक न्यूट्रॉन कम हुआ, ठीक है, एक न्यूक्लियाई था एक्स, ठीक, इस पे जेड था और ए था। अब इसमें से एक न्यूट्रॉन कम हो गया, तो क्या इसका मास नंबर चेंज होगा? नहीं, मास नंबर क्या रहने वाला है? सेम, क्योंकि वो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ है? प्रोटॉन में। अब चार्ज कंजर्वेशन होना चाहिए था, यहां पर चार्ज कितना है? जो भी चार्ज जेड होगा, ठीक है, यहां कितना हो गया? Z+1, इतना पॉजिटिव चार्ज हो गया ना। अब चार्ज कंजर्व करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन साथ में एमिट होता है प्लस एक न्यूट्रिनो, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बीटा डीके। कैसे? एक न्यूट्रॉन रहा होगा इसमें जो कन्वर्ट हुआ होगा एक प्रोटॉन में प्लस एक इलेक्ट्रॉन में, और रिएक्शन को कंजर्व कराने के लिए एक एंटी न्यूट्रिनो, ठीक। सो दिस इज द रिएक्शन फॉर बीटा नेगेटिव डीके, ठीक है। देखो मास चार्ज भी कंजर्व हो गया, यहाँ चार्ज कितना था टोटल? 0, यहाँ कितना है? +1 -1, अगेन 0, ठीक है। सो इस प्रोसेस को कहते हैं बीटा नेगेटिव। सेम टाइम पे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो क्या होगा? बीटा पॉजिटिव डीके होगा। बीटा पॉजिटिव डीके कैसे होता है? बीटा पॉजिटिव डीके ऐसे होता है कि एक प्रोटॉन है, ये कन्वर्ट हो गया एक न्यूट्रॉन में। अब कहोगे चार्ज तो कंजर्व ही नहीं हुआ भाई, इधर कितना चार्ज है? +1, और इधर कितना चार्ज है? 0। तो चार्ज कंजर्व कराने के लिए यहाँ निकलेगा पॉजिट्रॉन, इसी कहते हैं पॉजिट्रॉन, साथ में निकलता है एक न्यूट्रिनो, ठीक है। ये सब आप हायर स्टडीज में कभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बीटा पॉजिटिव डीके, ठीक है। और एक और होता है जिसे कहा जाता है अल्फा डीके। अल्फा डीके कैसे होता है? एक्स, जेड और ए, यहां से क्या हो गया? अल्फा पार्टिकल रिलीज होना है। अब अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल, ठीक है क्या ये अल्फा पार्टिकल? He++, मतलब इसके पास +2 चार्ज है ना। तो यहां से क्या होना है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मतलब मास संख्या कितनी कम होनी चाहिए? A-4। अरे समझ में आया? क्योंकि मास क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए ना। अब यहाँ पे मास नंबर कितना है? A, 4 यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, तो इस न्यूक्लियाई के पास कितना कम हो जाना चाहिए? 4 कम हो जाना चाहिए। तो X कितना हो गया? A-4, और प्रोटॉन कितने कम हुए? 2, क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन कम हो गए Z-2, और 2 ही न्यूट्रॉन कम हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 4 की कमी, ठीक है। इसे कहा जाता है अल्फा डीके। इस प्रोसेस को कहते हैं अल्फा डीके। आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इसी प्रोसेस पूरे को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। दिस ऑल इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। तो नेचर में जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो हमेशा रेडियो एक्टिविटी, मतलब जितने भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो रेडियो एक्टिविटी करते रहते हैं बाय आइदर बीटा डीके, बीटा पॉजिटिव डीके और अल्फा डीके इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक। क्लियर? नाउ द सेकंड क्राइटेरिया टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इट इज द अमाउंट of energy required या फिर released when one nucleon is separated from a nucleus, ठीक है। that is binding energy per nucleon, and it is a criteria for stability। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ व्हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी, नॉट बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। क्लियर? देखो दिस इज द एग्जांपल। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिया आयरन, ठीक। आयरन
की बाइंडिंग एनर्जी आती है 490। ऑन द अदर हैंड बिस्मिथ की बाइंडिंग एनर्जी आती है 1600। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बिस्मिथ शुड बी मोर स्टेबल देन आयरन, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो इसमें से एक न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए, मतलब इसके न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए क्या लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी, और इसके न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए कम एनर्जी लगेगी। ऐसा समझो कि ये अगर बिस्मिथ का घर है तो इसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, पर आयरन के घर को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी। बट ये पूरे घर की बात हो रही है, ठीक है। घर को तोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से एक मेंबर को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो अगर मैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालूं तो 490 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने इसके पास, 56, एंड इट कम्स आउट टू बी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बिस्मिथ की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालूं तो ऑल्दो इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत लार्ज है, पर इसके पास न्यूक्लियॉन्स भी तो लार्ज है, 209। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी आई, 7.7। इसकी कितनी आई, 8.8। मतलब अगर एक आयरन के मेंबर को बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 8.8। उसी समय पे अगर एक बिस्मिथ के मेंबर को बाहर निकालना है तो सिर्फ कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 7.7। मतलब आयरन के मेंबर को बाहर निकालना मुश्किल है, ऑन कंपैरिजन बिस्मिथ के मेंबर को बाहर निकालना क्या है, आसान। देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी, और इसी बेसिस पे इसका ग्राफ भी ड्रॉ होगा। तो अब हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व के बारे में। ठीक है, तो मैं कर्व ड्रॉ करता हूं फटाफट, यहां पर कॉपी करते हैं। तो ये रहा अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व। तो गौर से देखिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर प्लॉट किया गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और ये कर्व किसके साथ प्लॉट किया गया है, विद मास नंबर। ये एक्स एक्सेस में प्लॉट किए गए हैं हमारे मास नंबर, ठीक है। तो कर्व को ढंग से देखिए, इन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, बहुत कम, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, 1h1 1h2 1h3। सो दीज आर हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियर। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यूरेनियम वगैरह, इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या हो रही है, 8 के लेवल से नीचे जा रही है, और 8 के लेवल से नीचे जा रही है मतलब ये जो इस जोन में न्यूक्लियर आ रहे हैं ये भी क्या है, हाईली अनस्टेबल। तो ये वाले अनस्टेबल है और ये वाले अनस्टेबल। पर यहाँ पर कुछ सर्टेन पीक्स हैं, जैसे कि हीलियम पे पीक है, और कार्बन पे पीक है, और ऑक्सीजन पे पीक है। तो इन पीक को कैसे एक्सप्लेन करोगे। अब हीलियम को अगर आप देखो तो हीलियम का क्या है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो एन बाय जेड रेशियो देखोगे तो कितना, एक्जैक्टली 1। ऊपर से इवन इवन है इसके पास, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो इवन इवन पेयरिंग भी एक कारण है, और एन बाय जेड रेशियो भी कारण है कि हीलियम अपने आसपास के जितने न्यूक्लियाई हैं उनसे क्या है, ज्यादा स्टेबल। अगर सेम एग्जांपल कार्बन का लें तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। एन बाय जेड रेशियो अगेन कितना आया, 1। ऊपर से इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो पेयरिंग एनर्जी के कंसेप्ट से भी अगर हम समझे तो इट इज मोर स्टेबल देन इट्स नेबरिंग, ठीक है। और ऑक्सीजन देखो, ये तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ले रहा है इन तीनों में से। क्यों, क्योंकि इसके पास कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो देखो ये मैजिक नंबर्स होते हैं, जैसे इनर्ट गैसेस में नहीं होते मैजिक नंबर, वैसे न्यूक्लियर शेल को फिल करने के लिए भी मैजिक नंबर्स होते हैं। और इसके पास प्रोटॉन का भी मैजिक नंबर है और न्यूट्रॉन का भी मैजिक नंबर है, तो इसे कहते हैं डबली मैजिक न्यूक्लियाई। और डबली मैजिक न्यूक्लियाई होने के कारण ऑक्सीजन उसके नेबरहुड के जितने भी न्यूक्लियाई हैं उन सबसे क्या है, हाई, ज्यादा अनस्टेबल। तो एक तो एन बाय जेड रेशियो भी 1 है और ऊपर से डबली मैजिक है ये, तो उस वजह से क्या है, इट इज मोर स्टेबल देन इट्स नेबर्स, ठीक है, क्लियर। और बाकी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, आयरन, ठीक है, जिसकी लगभग 8.8 MeV पर न्यूक्लियॉन आती है, ठीक। सो दिस एक्सप्लेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व। ऑब्जर्वेशन से पाया गया क्योंकि इन रीजन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, कम है, और हर न्यूक्लियाई क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी चाहता है तो वो क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहने का मतलब है इनडायरेक्टली टू इंक्रीज इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब अगर इन न्यूक्लियाई को अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, अकेले अकेले तो बढ़ नहीं रही, तो इन्होंने कहा कि साथ में कंबाइन हुआ जाए। साथ में कंबाइन होने से हम 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बन जाएंगे,
हीलियम बन जाएंगे, ठीक है, दो 1s2 मिलके क्या बन जाएंगे 2h4। 1s2 अगर दो मिला दूं मैं, दो हाइड्रोजन 1s2 तो मिलके क्या बनेगा 2He4 विच इज मोर स्टेबल देन इट्स नेबर्स, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रोसेस को कहा जाता है जब दो लाइटर न्यूक्लियर आपस में मर्ज होके थोड़ा सा बड़ा न्यूक्लियर बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज हो रहे हैं दोनों आपस में, ठीक है। और जब ये बड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियाई कुछ भाग में टूटकर स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाने की कोशिश करता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब ब्रेक होना इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। हर कोई स्टेबल होना चाहता है, इसलिए क्या कर रहा है, कोई फ्यूजन कर रहा है, कोई फिजन कर रहा है, ठीक है। और जो पहले से स्टेबल है वो आराम से बैठे हैं। क्लियर? चलो, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताई, तो उन्हें भी यहाँ पर उतारते हैं फटाफट। देखो क्या कह रहा है, ऑब्जर्वेशंस जो ग्राफ से मिली है हमें कि 5 से लेकर 80 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी रह रही है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक हाई नंबर है, एंड हेंस सच न्यूक्लियर आर मोर स्टेबल। अगर आयरन 56 की बात करें तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी आती है 8.8 विच इज हाईएस्ट, एंड हेंस आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर, ठीक है। तीसरा ऑब्जर्वेशन देखा गया कि 80 से बड़े जितने भी न्यूक्लियन हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, एंड हेंस दीज न्यूक्लियर आर वेरी अनस्टेबल। 80 से भी नहीं बल्कि 170 के आसपास के बाद से क्या होती है, ये ज्यादा अनस्टेबिलिटी की तरफ भागने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े न्यूक्लियाई क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन करते हैं, ठीक है। और जो छोटे न्यूक्लियर लेस देन 5 दे आर ऑल्सो वेरी स्मॉल, एंड हेंस सच न्यूक्लियर अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। तो फ्यूजन में भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इंक्रीज हो रही है और फ्यूजन में भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इंक्रीज हो रही है, बिकॉज इट इज द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। अब फ्यूजन और फ्यूजन को अगले लेक्चर में हम डिटेल में कवर करेंगे और साथ ही इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि न्यूक्लियर चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और हमारी मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कि प्रीवियस ईयर कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर जो PYQs हैं वो भी साथ साथ आपको करा दिए जाए, ठीक है, ताकि आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कवर हो जाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।